हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस में है लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी विद रिगार्ड टू स्मॉल बिजनेस। आज हम इसी टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। यूनिट 4 चल रहा है, पार्ट 6 पे हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर्स मैं ले चुकी हूँ स्मॉल बिजनेस के ऊपर में। अगर वो लेक्चर आपने मिस किए हुए हैं तो पर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ज्ञान अड्डा पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक रेड कलर का बटन होगा, उस पे जाकर के आपको प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी यूज़फुल वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं डेली 1 मिनट का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स अपडेट करती हूँ। आप चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। आप इससे देश और दुनिया में होने वाली सारी खबरों से आप अपडेटेड रहेंगे। तो ज्ञान अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए इसी के साथ में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में, पहले के लेक्चर्स में ये समझा कि स्मॉल बिजनेस के टाइप्स, नेचर, कंसेप्ट, फीचर्स एंड क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए। तो उसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि लेटेस्ट की गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है विद रिगार्ड टू स्मॉल बिजनेस। तो सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो किस लिए होती है। तो गवर्नमेंट हमेशा छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं या स्टार्टअप करने वाले होते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए पॉलिसी फ्रेम आउट करती है। इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया हुआ है बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी को। तो सबसे पहला तो है कि गवर्नमेंट उनको बूस्ट अप करने के लिए, मतलब एमएसएमईज को, मतलब स्मॉल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए उनके लिए पॉलिसी बनाती है। दूसरा, उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। और तीसरा, उनके लिए क्रेडिट डिस्पर्सन सिस्टम भी बनाती है। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं, फटाफट इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, फिर हम ये जानेंगे कि लेटेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो फटाफट ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, आपके सामने ये पूरा स्क्रीन है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप आराम से पेन डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। मैं आपको ये फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके लिए एक्सप्लेनेशन ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है। तो देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों भी, हर एक गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाती है ताकि वहाँ के जो लोकल स्मॉल बिजनेस मैन हैं या जो एसएमईज हैं उनको वो प्रमोट कर सके। तो स्मॉल इंडस्ट्री पॉलिसी और उनके लिए इंसेंटिव वगैरह का प्रोग्राम करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, उनके लिए फाइनेंशियल, फिजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स को लेकर के आती है ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिल सके, वो बूस्टअप हो सके। दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि उनके लिए लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी भी अप्लाई करी जाती है। जैसे 1991 के बाद में क्या हुआ, एलपीजी आया हमारे देश में। एलपीजी मतलब L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। तो लिबरलाइजेशन के तहत क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्मॉल सेक्टर्स हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके सेटअप के लिए उनको प्रोवाइड किया गया एफडीआई, फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अवेल कराया गया उनको। साथ ही उनको बहुत सारी छूट प्रोवाइड की गई और उनको बिजनेस करने के लिए बढ़ावा दिया गया। तो लिबरलाइजेशन वाला काम इस तरीके से गवर्नमेंट ने एसएसआईज के लिए, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पे अप्लाई किया। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड करती है जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो हो सके। अब इसमें क्या है, इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गए, या उनके लिए एक रियल स्टेट का बोले तो सेटअप, लैंड वगैरह उनको जैसे भी परचेज़ करना है तो उन सारे सेटअप में उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए उनको हेल्प करने लगी डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर में। अब कैसे पॉलिसीज़ के अंदर में उनको हेल्प करती है, जब हम ये पढ़ेंगे ना कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किस तरीके से और लिबरलाइजेशन किस तरीके से काम करता है और डिफरेंट इंसेंटिव्स किस तरीके से गवर्नमेंट लेके आती है। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू जैसा लिख रहे हैं। अब स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर भी डेवलप किया जाता है। अब स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर में क्या है कि ये काफ़ी एडवांटेजेस होता है। अब जैसे कि कोई भी छोटा बिजनेसमैन है या छोटा स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है तो उसको मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स बोले तो उन रॉ मटेरियल्स के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है या वो अगर उनके लिए कुछ कार्ड वगैरह बना करके दे देती है। वो कार्ड अगर वो दिखाएंगे किसी भी शॉपकीपर्स को या किसी भी जिनसे भी वो सामान ले रहे हैं तो उनको सामानों में छूट भी मिल जाती है, सप्लायर से छूट मिल जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया हुआ है कि ब्रास पार्ट यूनिट इन जामनगर ऑफ गुजरात। तो गुजरात के जामनगर में ब्रास पार्ट के लिए वहाँ के जो लोग हैं क्लस्टर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो वहाँ पे ब्रास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको सब्सिडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है।
मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उनके प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव और इंसेंटिव स्कीम्स के तहत। इसमें क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए नो कॉस्ट पे एग्जीबिशन ट्रेड फेयर्स वगैरह लगा दिए ताकि उनके जो सामान है वो एंड कंज्यूमर तक एंड कस्टमर तक पहुंच सके। उनके लिए मार्केटिंग का पूरा एक सेटअप क्रिएट कर दिया कि उन्होंने अपने सामान को बना दिया, बनाने के बाद में अब वो एंड कस्टमर और एंड यूज़र तक वो अपने सामान को पहुँचा सके। कई बार उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेसिकली पूरा जो एक तरीके से पर्पस होता है वो मार्केटिंग का ही होता है कि उनके सामान बिक जाएं। जो छोटे तबके के जो लोग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो सेटअप्स कर रहे हैं, जैसे 5 लाख 6 लाख 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्जीबिशन वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो खुद से उनके पास अप्रोच इतना नहीं कर सकते। तो उनके लिए बेसिकली एक मार्केट सपोर्ट तैयार करने का काम करती है। अब दूसरा इसमें आ जाता है कि बी पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ने लार्ज नंबर में इंस्टीट्यूशन वगैरह स्टैब्लिश करके रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन सपोर्ट भी मिलता है। तो सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंकिंग होती है जो कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप में काफ़ी प्रमोट करती है, उनको केटर करती है, मतलब उनको सहूलियत प्रदान करती है, उनको एड करती है, उनको हेल्प करती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल है सिडबी, इसका मतलब इसका एक्रोनिम है सिडबी। तो सिडबी क्या करती है कि उनको काफ़ी हेल्प करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करने में। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट किस तरीके से अलग अलग एक मतलब अलग अलग बोले तो कैटेगरी के में फॉलोन अप होती है और किस तरीके से वो SSIs को या स्मॉल स्केल बिजनेस को वो अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स के थ्रू, मार्केट के थ्रू वो सपोर्ट करती है। अब कुछ स्कीम जो अभी लेटेस्ट करंट में चल रही है 2021 के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अब इसमें क्या है कि इस स्कीम को लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में। अब इसमें क्या है कि ये नीति आयोग के थ्रू कंट्रोल होती है और इसका जो एम होता है वो यही होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना है और उनके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कवर करती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ कि जो भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें उसको कुछ लैंड परचेज करना होता है या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, लैंड, बिल्डिंग्स वगैरह, या कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक फिक्स चीज़ों की। तो वो एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वो एक पूंजी का निवेश वो जब भी करते हैं तो बड़े तबके पे या बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है या बोले तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो नीति आयोग का ये कंसेप्ट था अटल इंक्यूबेशन सेंटर का, और इसके तहत कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है उसके लिए वो 10 करोड़ तक का 5 ईयर टर्म के तहत वो अपना वेंचर, जो बिजनेस वेंचर है उसको वो अप्रूव करा करके वो ये लोन ले सकती है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर अलाउ करता है रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को और जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको इस स्कीम के तहत में वो ये सारे लोग इस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही इसको कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स या रिसर्चर भी अगर उनके पास में आइडिया है कुछ अच्छा तो अपने आइडिया को प्रोजेक्ट के फॉर्म में बना करके वो अप्रूव अपना करा सकते हैं और वो इस अमाउंट को ले सकते हैं। साथ ही द एंटरप्रेन्योर्स कैन सिट देयर कंपनी एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी इसको स्टार्टअप कर रहे हैं वो चाहे तो अपनी कंपनी को एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे शुरू कर सकते हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी शुरू कर सकते हैं या कंप्लीटली वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो अपने स्टॉक्स को रजिस्टर कर सकते हैं NSE में, BSE में, मतलब वो बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, मार्केट में प्ले कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज अपने आप को जनरली शेयर्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर का आपने एक स्कीम देखा गवर्नमेंट ने 2016 में लॉन्च किया हुआ था। लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि एंटरप्रेन्योर को ये मतलब एक सेटअप करने के लिए अपना पूरा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग या जो भी अपना इक्विपमेंट वो सेटअप कर रहे हैं उसके लिए उनको एटलीस्ट 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड का या स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है और वो उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तभी वहाँ पे वो शुरू हो सकता है या सेटअप हो सकता है 6 मंथ्स के अंदर में, जब भी उनको फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाए। मतलब गवर्नमेंट ने सपोज करो उनका पेमेंट रिलीज कर दिया 10 करोड़ रुपए, अब उनके कुछ रिक्वायरमेंट से 6 महीने के अंदर में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जब मिल जाए तो उनको 10,000 के स्क्वायर फीट के अंदर में पूरा अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। तो ये इस तरीके से पहली स्कीम हमने देखी। दूसरी स्कीम क्या है कि MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स, मतलब 1 घंटे से भी कम के समय में आपको लोन मिलने की फैसिलिटी की बात बोली जा रही है। तो MSMEs को मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल को प्रमोट करने के लिए 59 मिनट्स के अंदर में
आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये स्कीम 2018 में आई हुई थी और इस स्कीम का को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके, मतलब MSMEs को। माइक्रो माने कि लघु और जो छोटे जो उद्योग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और मध्यम जो उद्योग हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो इसके अंदर में क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स अवेल कर सकते हैं लोन अप टू 1 करोड़ तक का लोन उनको मिल सकता है। और ये स्कीम काफ़ी क्विक होती है, लगभग 1 घंटे के अंदर ही अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल, यू विल नो अबाउट योर एलिजिबिलिटी, आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा और आप फटाफट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1 से 2 वीक लग जाते हैं आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस को डिसबर्समेंट होने में। मतलब आपने सपोज करो बोला कि भाई मेरे को 90 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ तो आपको मिल ही रहा है, बट आपने 90 लाख के लिए बोला कि मुझे 90 लाख चाहिए, अब आपको लगभग 1 से 2 हफ्ते में आपका ये पैसा आपको मिल जाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। अच्छा, इस स्कीम के जो पार्ट हैं वो ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, मतलब लगभग हर ही पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे आपका सपोज करूं BOB हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हैं वो इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। 59 मिनट्स के अंदर लोन, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है जो लोग छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तीसरी स्कीम ये है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सब्सिडी। अब देखो आपको स्कीम के नाम से समझ में आ गया कि कुछ सब्सिडी की बात बोली जा रही है। अब ये 2 पार्ट में स्कीम चलती है, जैसे कि पहला तो कि आपको रॉ मटेरियल के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरा आपको मार्केटिंग के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको परचेज करना है रॉ मटेरियल, तो अगर आप अब्रॉड से परचेज करना चाहते हो या आप जहाँ से भी परचेज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या है कि नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। दूसरा, आपको मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि मार्केटिंग असिस्टेंस से आपको आपके प्रोडक्ट को सेल करने में या आपको सर्विसेज को सेल करने में काफ़ी इफिशियंट वे में आप अपनी मार्केटिंग प्रोसेस को चला पाओगे। और दिस प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड लोन्स। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद था वो ये था कि स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, ताकि उनका रैपिड एक्सपेंशन हो सके या ग्रोथ हो सके। ऑब्वियसली इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लेके आ रही है, वो तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, बट हम स्कीम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें बार बार मेंशन करनी ज़रूरी है। क्योंकि हर स्कीम में क्या है कि किसी स्कीम में आपको 10 करोड़ मिल रहे हैं लोन, किसी में आपको 1 करोड़ मिल रहा है, किसी में आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, किसी में सिर्फ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। जैसे इस वाले में आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिल रहा है और रॉ मटेरियल का भी असिस्टेंस मिल रहा है। मतलब आप इस वाले में क्या है कि आप अब्रॉड से भी अपने रॉ मटेरियल को बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो ये हुआ ना आपके लिए एक एड ऑन वाला स्कीम नेशनल स्मॉल स्केल कॉर्पोरेशन सब्सिडी के अंदर में। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि MSMEs मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए MSMEs ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। MSMEs के इस प्रोग्राम के तहत इसमें क्या है, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया ताकि आपका मार्केट जो है वो एक्सपेंड हो सके। आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, या जो रोड शो वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर उनको एंटरटेन किया गया। इस सिस्टम से उनके बिजनेस को काफ़ी ग्रोथ भी हुआ और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसी लूप में हैं कि इस तरीके से इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में उनको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लाया गया। एनी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन जिसने अपने आप को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री DIC के अंदर में रजिस्टर करके रखा हुआ है, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का या इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट वो ले सकता है। इसमें क्या है कि उसके ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, मतलब अब ऑब्वियसली अगर आपको सपोज सिंगापुर जाना है या आपको मलेशिया जाना है या USA जाना है या बाहर किसी कंट्री में जाना है, तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस तो होंगे ना, तो वो एक्सपेंसेस आपके गवर्नमेंट वहन करेगी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हुआ ना आपका एक मार्केटिंग असिस्टेंस, आप अपने को मतलब अपने प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा पाओगे इस स्कीम के तहत में। बट इसका मतलब सिर्फ इतने ही तक ये सीमित नहीं है, बल्कि आपके जो भी एकोमोडेशन वहाँ पे रहना खाना पीना सब कुछ, पार्टिसिपेशन चार्ज सब कुछ लगभग 3/4 गवर्नमेंट पे करेगी। इट बेयर्स हाफ ऑफ द एकोमोडेशन चार्जेस एंड 3/4 अमाउंट ऑफ द पार्टिसिपेशन चार्जेस। मतलब कि एकोमोडेशन का तो हाफ वो पे करेगी। सपोज करो अगर आप
1000 अगर आपका एकोमोडेशन लग रहा है, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो 500 रुपये अपने पॉकेट से दो, 500 रुपये ये करेगी और प्लस आपको पार्टिसिपेशन चार्ज लगभग 3/4 पार्टिसिपेशन चार्ज ये आपका बियर करेगी। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इन स्कीम्स के तहत अगर आप कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सोच सकते हो। नेक्स्ट स्कीम है मुद्रा लोन, काफ़ी फेमस है ये स्कीम। ये भी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये भी आपको बिजनेस में फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है, छोटे जो माइक्रो बिजनेस यूनिट्स होती है उनके लिए। और दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद अ सिंगल मोटिव ऑफ पेइंग द अनफंडेड मतलब कि जो अनफंडेड, जिनके पास में फंड नहीं है, उनको पे करना, उनके लिए ये पर्टिकुलर मुद्रा लोन वाली स्कीम लेके आई गई हुई थी। सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम द स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम लैक ऑफ फंड, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत कई बार क्या होता है कि स्मॉल मीडियम छोटे जो मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं उनके पास फंड की बहुत कमी होती है। तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को ताकि उनका पार्टिसिपेशन हो सके, छोटे छोटे बिजनेस में वो आ सके और वो ग्रो कर सके, वो स्टार्टअप कर सके। अब इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ही छोटे तबके पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जैसे कि वो ट्रेडिंग में भी उनको हेल्प करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, तमाम और भी बहुत सारी चीज़ों में मुद्रा लोन के तहत उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना और उनको इनकरेज करना ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट एक स्कीम है आपकी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। अब ये स्कीम में क्या है, इस स्कीम को लाया गया था लोन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल टाइम बिजनेसमैन, जैसे कि जो फिशर्स होते हैं ना, जो मछली पालन वगैरह काम करते हैं, जो छोटे छोटे होम मेकर्स होते हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स और शॉपकीपर्स, ये बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम थी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड बना करके उनको दिया जा रहा था। अब इस स्कीम के तहत में स्मॉल बिजनेस ओनर्स, मतलब जो छोटे छोटे जो बिजनेस ओनर होते हैं, वो लगभग 25,000 तक का इन टर्म क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ले सकते हैं। मतलब वो आज पेमेंट उन्होंने कर दिया और अगले महीने उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से वो पैसे को क्रेडिट की तरह वो यूज कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? तो एक तरीके से वो मतलब वो आज पैसे यूज कर रहे हैं बट एज अ क्रेडिट के तौर पे, और वो बाद में वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, बट इट्स जस्ट कि जैसे सपोज करो कई बार क्या, तो उनको रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं है, तो 10,000 उन्होंने अभी रॉ मटेरियल ले लिया इस क्रेडिट कार्ड यूज करके, फिर अगले महीने उन्होंने जब उनके पेमेंट आए तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ वापस से डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। बिल्कुल जैसे आपका क्रेडिट कार्ड काम करता है वैसे ही ये वाली स्कीम काम करती है। तो लगभग 25,000 तक आप इसका मतलब यूज़ कर सकते हो इस अमाउंट का। एक पासबुक वगैरह आपको दिया जाता है ताकि आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ये वाला जो कार्ड है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड है। देखो ये आपके आसपास जो भी लोग छोटे लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, आप ज़रूर से उनको, आप एज ए स्टूडेंट पढ़ तो रहे हो बट आप इसको अवेयर भी करो लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन सारे स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है एक्चुअली में। तो ये कार्ड आपके 5 ईयर्स तक वैलिड रहता है, उसके बाद आपको इसको रीन्यू कराना पड़ता है। तो ये तो आपने समझा, ये 6 चीज़ें पड़ी। 7वीं स्कीम है कॉयर उद्यमी योजना। अब कॉयर उद्यमी योजना का मतलब क्या था कि ये कॉयर को बिल्ड करने की बात बोली जा रही है थ्रू आउट इंडिया। अब इसके प्रमोशन के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए ही कॉयर के प्रोडक्शन और कॉयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए को बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था। अब इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो लगभग 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो दिया जाता है। कॉयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक नारियल होती है ना, जो बेसिकली छिलके वाले नारियल जिनमें जटाएं होती हैं, मतलब वो जो ब्राउन वाला छिलके हम लोग जो खाते हैं वो वाले नारियल, तो वो नारियल का मतलब वो होता है कॉयर। तो कॉयर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस बिजनेस को काफ़ी लूप अप हो रहा था ये बिजनेस। तो ओवरसीज बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर योजना को लाया गया, कॉयर उद्यमी योजना। तो अब इसके अंदर में क्या है कि क्रेडिट टर्म शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू। अब क्या है कि इसके तहत में जो क्रेडिट उनको दिया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट वैल्यू वो लेके आएंगे, सपोज करो कि वो 1 करोड़ बोले कि हमारा 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे, वो 1/4 मतलब 1/4 से ज़्यादा वो आपको क्रेडिट टर्म नहीं दे सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको आपकी प्रोजेक्ट की वैल्यू जितनी होगी वो आपको 1/4 ही आपको वो हेल्प कर पाएंगे, क्रेडिट टर्म पे उतना ही दे पाएंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है कि individual entrepreneurs, joint venture, private institution, the public private
इंटरप्राइजेस कैन अवेल बेनिफिट, ये सारे लोग आपकी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है रीफाइनेंसिंग बाय नाबार्ड। अब नाबार्ड के अंदर में रीफाइनेंसिंग की बात बोली जा रही है। अब आपको पता ही है कि नाबार्ड अपने में कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कितना बड़ा ये नाम है। अब इस प्रोग्राम के तहत में क्या किया जाता है कि रीफाइनेंस वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली ये एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। तो जो रूरल एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ में जो डाइवर्स एरियाज़ में ग्रोथ नहीं हो पाता है या वहाँ पे खेती कई बार अच्छी नहीं हो पाती या वहाँ के लोग भी छोटे तबके पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली नाबार्ड उनके लिए काम करता है। अब जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह के प्रोडक्ट हो गए, जैसे स्टोन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या लकड़ियों के जो भी सामान बनाते हैं या हैंडीक्राफ्ट बैग वगैरह बनाते हैं, तो मतलब गाँव के साइड में, तो ये उनको प्रमोट करने का काम करता है। तो एग्रीकल्चर सेटअप को भी ये प्रमोट करता है और हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सब में भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है। तो काफ़ी मतलब ये क्यों करता है, ताकि आपका रैपिड ग्रोथ हो सके, रूरल एरिया जल्दी जल्दी डेवलप हो सके या वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। अब नेक्स्ट इसमें है स्त्री शक्ति पैकेज। अब इस स्कीम के तहत में क्या है कि ये जो स्कीम है ये बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके तहत इस स्कीम का आप यूज़ कर सकते हैं और ये औरतों के लिए है, मतलब विमेंस के लिए है। वो अगर बिजनेस करना चाहती हैं तो उनको बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है और इसका जो बिगेस्ट बेनिफिट है वो बेसिकली वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए है या अलग से उनके लिए ही ये स्कीम को लेके आए, इसलिए इसका नाम ही स्त्री शक्ति पैकेज ही रखा गया हुआ है। उनको 5 लाख तक बिना किसी प्रोटेक्शन से, मतलब उनसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मांगी जाएगी, उनसे कोई मॉर्टगेज कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, 5 लाख रुपए तक उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ उनको कंसेशन भी दिया जाएगा, बैंक के थ्रू दिया जाएगा, जैसे कि जो उनका इंटरेस्ट रेट है, मतलब जब वो पे बैक करेंगी तो उनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी रिड्यूस होगा इन द इवेंट ऑफ द लोन एक्सीड ₹2 लाख। अब इसमें क्या है कि 2 लाख रुपए तक का अगर वो लोन लेती हैं तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम उनको दिया जाएगा या कंसेशन वगैरह उनको दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकती हैं। बट इसका क्या है कि ये इस वाले स्कीम का फ़ायदा वही लोग ले सकती हैं जो औरतों का जो भी बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, एटलीस्ट उस बिज़नेस में उनका 51% या उससे ज़्यादा का शेयर उनका होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि गाँव में या रिमोट एरिया में या कई बार लोग बेवकूफ़ बना करके भाई कि हाँ इस स्त्री शक्ति पैकेज है, इसके अंदर औरतों को बेनिफिट मिल रहा है, चलो उनके नाम पे लोन ले लिया, काम भी नहीं करते हैं, ड्रिंक विंक करके या इधर उधर फालतू में पैसे वैसे उड़ा करके इस बिज़नेस के नाम पर चले जाते हैं और फालतू में लेडीज़ परेशान होती हैं, विमेंस परेशान होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई कि एटलीस्ट 51% का स्टेक होना चाहिए, आप उल्लू नहीं बना सकते हो। तो 51% का जब स्टेक हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं उस लेडी का, उस विमेन का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। तो ये एक तरीके से डाउन साइड बोला जाता है इस लोन का, बट ये डाउन साइड मेरे हिसाब से तो मैं नहीं समझती कि डाउन साइड है उस वुमेन के लिए और सोसाइटी के लिए, और जो कंसेप्ट सोच के लाया गया था ये वाला पैकेज, तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो ये तो था आपके कुछ स्कीम आपने देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल स्कीम है, एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम है, क्रेडिट लिंक कैपेसिटी कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी है। स्टैंड अप इंडिया क्या है कि 2016 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम को लाई थी और ये लॉन्च किया गया था। इसका सोल एम था कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, स्टार्टअप कल्चर को इंडिया में लेके आना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप कर सके और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप किया जा सके इंडिया में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये इसके थ्रू लाया गया था, ड्रिवन बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट ये लेके आया था और इसमें क्या है कि एसएमईज जो है ना वो अवेल कर सकते हैं लोन, अप टू 1 करोड़ तक उनको लोन मिल सकता है इस प्रोग्राम के तहत में। और दिस स्कीम इनेबल्स यू टू टेक अ लोन ऑफ अप टू 75% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपके प्रोजेक्ट का जितना भी लागत होगा, जितना भी कॉस्ट होगा, उसका आप 75% तक आपको वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो किस तरीके से काम करती हैं एसएमईज को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। एग्जामिनेशन में आपको 4-5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, मतलब 4-5 स्कीम ही लिखने हैं।
अगर पूछता है आपसे तो आपको पूरा पोथी नहीं लिखना है, कोई आपको पीएचडी इसमें रिसर्च पेपर थेसिस नहीं लिख के आना है। बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे इतनी सारी स्कीम्स, लगभग 9-10 हमने स्कीम डिस्कशन किया, ताकि 2 ही 4 आपको याद रहे तो आप उसको लिख सको। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लेके बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी यूजफुल वीडियोज़ बनाऊँ तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।